Let us now solve question number 9. क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. Let us first read the numerical. A monochromatic ray of light is incident at 37 degree on an equilateral prism of refractive index 3/2. Determine the angle of emergence and angle of deviation. If angle of prism is adjustable, what should its value be for emergent ray to be just possible for the same angle of incidence? चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले प्रिज्म रिफ्रैक्शन का मैंने यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया. तो जब भी आप प्रिज्म रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एक ऐसा रफ डायग्राम बाजू में ड्रॉ करो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डेटा वेरी वेल. तो इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन ए होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल, आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, R2 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस, E होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन. Light ray travels from air to glass and from glass to air. We are given equilateral prism. तो अगर ये equilateral prism है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म पता चल गया 60 डिग्री. अगर ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना होगा 60 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको दिया है 37 डिग्री. तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री दिया है और रिफ्रैक्टिव एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2 ये भी हमको दिया है. इस क्वेश्चन के दो पार्ट है. तो पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे या केस 1 को सॉल्व करेंगे. देयर आर टू केसेस या टू पार्ट्स. इन केस 1 हमको पूछा है एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ई और डेल्टा फाइंड करना है. तो पहले ई फाइंड करेंगे उसके बाद डेल्टा फाइंड करेंगे. अभी ई फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है. देखो इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन म्यू जी ए, जी का मतलब ग्लास, ए का मतलब एयर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है साइन आई बाय साइन R1 फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस पे क्या होता है साइन ई बाय साइन R2. ये हमने थ्योरी में स्टडी किया है. तो म्यू इज साइन ए बाय साइन R1 या म्यू होता है साइन ई बाय साइन R2. हमको पूछा है ई है ना, वी वांट ई. तो क्या हमारे पास म्यू है? यस 3/2 हमारे पास म्यू का वैल्यू है. तो क्या हमारे पास R2 है? नहीं. तो अगर हमको ई फाइंड करना है तो हमारे पास R2 होना चाहिए. तो ये पहले R2 फाइंड करेंगे. R2 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कौन सा? A = R1 + R2. तो इस फॉर्मूला से हमको R2 पता चलेगा. बट अगर हमको R2 फाइंड करना है तो हमारे पास A होना चाहिए और R1 होना चाहिए. तो क्या हमारे पास A है? यस 60 डिग्री. बट क्या हमारे पास R1 है? नहीं. तो R2 आपको तभी मिलेगा जब आपके पास R1 होगा, है ना. तो पहले R1 फाइंड करेंगे. तो R1 कैसे फाइंड करेंगे? म्यू का फॉर्मूला साइन ए बाय साइन R1. तो इसमें देखो R1 है तो पहले इस फॉर्मूला को यूज करके R1 फाइंड करेंगे, फिर इस R1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 फाइंड करेंगे और एक बार R2 मिल गया तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके हमको E पता चलेगा. तो पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है? R1. उसके लिए देखो म्यू = साइन आई बाय साइन R1. तो साइन R1 होगा साइन आई बाय म्यू. अब इसको मैं सिर्फ म्यू लिख रहा हूं बट एक्चुअली म्यू जी ए होगा. तो साइन R1 का फॉर्मूला साइन आई अपॉन म्यू. साइन आई का मतलब साइन 37, म्यू कितना 3/2. साइन 37 हमको पता है ना, वो फेमस 37 53 90 का ट्रायंगल. तो फ्रॉम 37 53 90 ट्रायंगल साइन 37 होगा 3/5. तो साइन 37 कितना हो गया? 3/5. ये हो गया साइन 37 का वैल्यू. और म्यू जो है ना 3/2, इसमें 2 गया न्यूमरेटर में तो ये होगा 2/3. 3 gets cancelled. This is 2/5. 2/5 0.4. तो साइन R1 आ गया 0.4. बट हमको फाइंड करना है R1. तो अगर हमको R1 फाइंड करना है तो साइन को यहां पे ट्रांसफर कर दो.
तो साइन अगर यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4। अभी इसको रिफर करेंगे नेचुरल साइन टेबल में। ये हम लोग कहां देखेंगे? इन द नेचुरल साइन टेबल। तो रिफरिंग द नेचुरल साइन टेबल 0.4 का हमको साइन इनवर्स फाइंड करना है, का मतलब हमको एंगल फाइंड करना है जिसका साइन वैल्यू 0.4000 होगा। तो रिफरिंग द नेचुरल साइन टेबल, साइन इनवर्स ऑफ 0.4 इज 23 डिग्री एंड 34 मिनट्स। 23 डिग्री एंड 34 मिनट्स। तो ये हो गया बच्चों R1 का वैल्यू। तो R1 कितना आ गया? 23 डिग्री एंड 34 मिनट्स। अभी R1 को मिलने के बाद हम लोग A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अप्लाई करेंगे और उससे R2 फाइंड करेंगे। तो देखो R2 का फॉर्मूला क्या होगा? A माइनस R1 है ना। R2 कितना होगा? A माइनस R1। A कितना है? 60 डिग्री। R1 कितना आया था अपना? 23 डिग्री 34 मिनट्स। तो 60 डिग्री में से 23 डिग्री 34 मिनट्स माइनस करना है। अभी इसमें मिनट्स नहीं है ना, तो पहले मैंने क्या किया? यहां से 1 डिग्री से 1 डिग्री से मिनट में बोरो कर दिया। तो 60 डिग्री इज 59 डिग्री 60 मिनट्स, बिकॉज हमको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 में से 1 डिग्री बोरो किया तो ये 59 हो गया, और 1 डिग्री मिनट में ट्रांसफर किया तो ये 60 मिनट्स हो गया। तो 60 डिग्री इज 59 डिग्री एंड 60 मिनट्स, और इसमें से 23 डिग्री 34 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करो। तो ये सब्ट्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 36 डिग्री 26 मिनट्स। तो अपना R2 का वैल्यू आ गया। तो R2 कितना आ गया? 36 डिग्री एंड 26 मिनट्स। अपना R2 आ गया 36 डिग्री एंड 26 मिनट्स। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे E का वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। हमको R2 पता चल गया है, अभी हम लोग E फाइंड करेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R2। तो साइन E विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन R2। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो। तो साइन E इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2। म्यू कितना है बच्चों? 3/2। R2 अपना कितना आया था? 36 डिग्री 26 मिनट्स। ठीक है, R2 कितना आया था? 36 डिग्री 26 मिनट्स। तो 3/2 इंटू साइन ऑफ 36 डिग्री 26 मिनट्स। तो साइन टेबल में 36 डिग्री और 26 मिनट्स का साइन वैल्यू होता है 0.5939। साइन टेबल में 36 डिग्री 26 मिनट्स का साइन वैल्यू होता है 0.5939। तो अभी इसको सॉल्व करो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5939 इज 1.7817। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यह आएगा 0.8909। तो साइन E का वैल्यू 0.8909। हमको तो E पता करना है, तो E होगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8909। E होगा साइन इनवर्स। साइन यहां पे चला गया ना, तो ये साइन इनवर्स हो गया। तो E विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8909। वापस साइन टेबल, तो रिफरिंग द नेचुरल साइन टेबल, साइन इनवर्स ऑफ 0.8909 इज 62 डिग्री 59 मिनट्स। साइन इनवर्स ऑफ 0.8909 इज 62 डिग्री एंड 59 मिनट्स। तो अपना E का आंसर आ गया। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है बच्चों? 62 डिग्री एंड 59 मिनट्स, विच वी कैन टेक अप्रोक्सीमेटली एज 63 डिग्री ऑल्सो। ये जो वैल्यू है ये नियरली कितना है? 63 डिग्री। ओके, देन अभी हमको क्या पूछना है सेकंड पार्ट में? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फाइंड करना है। तो हमारे पास ये भी तो फॉर्मूला है प्रिज्म रिफ्रैक्शन में, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। इससे अपने को डेल्टा पता चलेगा। तो सिंस A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, therefore angle of deviation delta is I plus E minus of A। A को मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। Now put the values। Angle of incidence 37 degree, angle of emergence 62 degree 59 minutes and angle of prism 60 degree। तो पहले मैंने इन दो एंगल को ऐड कर दिया, तो इन दो एंगल का एडिशन आ गया 99 डिग्री 59 मिनट्स, और इसमें से 60 डिग्री माइनस करेंगे। तो 99 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 39 डिग्री, और ये हो गया आपका 59 मिनट्स। तो अपना एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया?
39 डिग्री 59 मिनट्स, विच वी कैन टेक नियरली एज 40 डिग्री ऑल्सो। ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री है। तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री। तो ये तो क्या बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट 1। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट 2 कैसे सॉल्व करना है। केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 में अभी हमको पूछा है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म का मतलब केस 2 में दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ये अभी प्रिज्म बदल चुका है, ठीक है। और हमको पूछा है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर द इमर्जेंट रे टू जस्ट इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म का मतलब ये जो इमर्जेंट रे है ये ऐसे प्रिज्म सरफेस को टच करके आना चाहिए ऐसे। तो दिस इज कंडीशन ऑफ जस्ट इमर्जेंस, इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ जस्ट इमर्जेंस का मतलब इमर्जेंट रे होगा ऐसे, इमर्जेंट रे प्रिज्म सरफेस को ऐसे टच करके आएगा। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म फॉर द इमर्जेंट रे टू जस्ट इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म? तो अगर इमर्जेंट रे ऐसे आएगा तो फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस विद द नॉर्मल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे E कितना है? 90 डिग्री, बिकॉज जस्ट इमर्ज हो रहा है ना रे, तो E बन गया 90 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब पार्ट 1 में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वही यूज करना है। तो पार्ट 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री था, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 होगा तो पार्ट 1 में जो अपने को R1 मिला था वो भी तो सेम होगा। तो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस रिमेन्स द सेम 37 डिग्री का मतलब सरफेस 1 का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हमको मिला था पार्ट 1 में वो भी तो सेम होगा। तो पार्ट 1 में अपने को R1 कितना मिला था? 23 डिग्री 34 मिनट्स। तो ये I और R1 तो सेम होंगे, बट E चेंज हो गया है। इस केस में E चेंज हुआ, इसके लिए R2 चेंज हुआ। तो लेट द न्यू वैल्यू ऑफ R2 बी R2 डैश एंड लेट द न्यू वैल्यू ऑफ एंगल बी A डैश। तो पहले हमको R2 डैश निकालना पड़ेगा, R2 डैश मिलेगा तो फिर A डैश इक्वल्स टू R1 प्लस I2 डैश, उससे अपने को न्यू एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा। अभी ये R2 डैश कैसे फाइंड करेंगे? तो म्यू का फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो म्यू होता है साइन E बाय साइन R2। म्यू का एक फॉर्मूला है ना साइन E बाय साइन R2, यहां पे होगा R2 डैश। तो म्यू इज साइन E बाय साइन R2 डैश। साइन E का मतलब साइन 90, बिकॉज E तो 90 है एंड साइन 90 होता है 1। साइन 90 कितना होता है? 1। तो दिस इज 1 अपॉन साइन R2 डैश। तो देखो साइन R2 डैश इज 1 अपॉन म्यू, इसका पोजीशन इंटरचेंज करो। तो साइन R2 डैश हो गया 1 अपॉन म्यू। ओके, म्यू कितना है? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3/2 है, तो म्यू इज 3/2, तो ये हो गया 1 अपॉन 3/2 विच इज 2/3। 2/3 कितना होगा? 0.6667। तो साइन R2 डैश इज 0.6667, तो R2 डैश भी साइन इनवर्स ऑफ 0.6667 है ना। इसका हम लोग साइन इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसका साइन इनवर्स बच्चों अगर आप नेचुरल साइन टेबल में रिफर करोगे तो इसका साइन इनवर्स होता है 41 डिग्री एंड 49 मिनट्स। साइन इनवर्स 0.6667 इन द नेचुरल साइन टेबल होता है 41 डिग्री 49 मिनट्स। तो मुझे R2 डैश मिल गया। Now once I get R2 dash, I can easily find this refracting angle because हमारे पास फॉर्मूला है A equals to R1 plus R2। तो यहाँ पे A dash is equal to R1 plus R2 dash। तो न्यू एंगल ऑफ प्रिज्म A dash equals to R1 plus R2 dash। R1 कितना है? 23 डिग्री 34 मिनट्स, ये हो गया R1। R2 dash कितना है? 41 डिग्री एंड 49 मिनट्स, दोनों को ऐड करो तो 34 plus 49 is 83 minutes and 23 plus 41 is 64 degree. तो refracting angle A dash will be 64 degree 83 minutes. अभी 83 minutes जो है उसको लिखो 63 plus 23। 83 को लिखो 60 plus 23 and 60 minutes equals to 1 degree। तो यहां से 60 मिनट्स यहां पे बोरो कर दो, 1 डिग्री हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 65 हो जाएगा और यहां बचेगा 23 मिनट्स। मैंने 83 को लिया 60 प्लस 23 एंड 60 मिनट्स का हो गया 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री यहां पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री और 23 मिनट्स।
तो द फाइनल आंसर ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 65 डिग्री एंड 23 मिनट्स। तो ये होगा बच्चों कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10। ओके, फ्रॉम द गिवन डेटा सेट determine angular dispersion by the prism and dispersive power of its material for extreme colors. Refractive index of red NR 1.62, refractive index of violet NV 1.66 and delta R is equal to 3.1 degree. तो एक इजी टाइप का न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। हमको डेटा क्या दिया है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड दिया है, तो टेक्स्ट बुक में इसका सिंबल एन आर दिया है, हम लोग ने सिंबल म्यू आर लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हमने म्यू लिया है, टेक्स्ट बुक में वो एन दिया है, तो हम लोग इसको म्यू आर कॉल करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड 1.62, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एन वी, पर हम लोग बोलेंगे म्यू वी 1.66, डेल्टा आर डेविएशन फॉर रेड कलर, वी का मतलब वायलेट, आर का मतलब रेड, 3.1 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड टू वैल्यूज, एंगुलर डिस्पर्शन, लेट अस कॉल दिस बाय सिंबल डेल्टा। एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोग डेल्टा सिंबल से डिनोट करेंगे, ये हमको फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना है, उसका सिंबल है ओमेगा। तो एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर पूछा है, ठीक है। अभी एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। एंगुलर डिस्पर्शन फॉर टू एक्सट्रीम कलर का फॉर्मूला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर तो हमारे पास है, बट डेल्टा वी नहीं है, तो हमको पहले डेल्टा वी को फाइंड करना पड़ेगा। जो जैसे डेल्टा वी मिलेगा तो एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो पहले डेल्टा वी निकालें, तो हमको पता है थीन प्रिज्म के लिए डेल्टा होता है a इंटू म्यू माइनस 1। तो ये फॉर्मूला देखो आप वायलेट के लिए और उस बाद रेड कलर के लिए। तो फॉर वायलेट कलर डेल्टा v विल बी इक्वल टू a इंटू म्यू वी माइनस 1, ये हो गया वायलेट का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला फिर एक्सप्रेस करो रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए डेल्टा r इक्वल्स टू a इंटू म्यू आर माइनस 1, दिस इज फॉर रेड कलर, ठीक है। अभी इन दोनों को डिवाइड करके हमको डेल्टा v मिल जाएगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर का मतलब इन दो इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ए विल गेट कैंसिल, म्यू वी माइनस 1 अपॉन म्यू आर माइनस 1, ठीक है। फिर डेल्टा वी फाइंड करना है, तो डेल्टा आर को यहां पे ट्रांसफर कर दो, तो डेल्टा वी विल बी डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाय म्यू वी माइनस 1 अपॉन म्यू आर माइनस 1। डेल्टा आर को मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यूज, डेल्टा आर कितना है 3.1 डिग्री, म्यू वी कितना है 1.66 माइनस 1, और म्यू आर कितना है 1.62 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3.1 इंटू ये होगा 0.66, ये होगा 0.62, तो 3.1 इंटू 0.66 एंड 0.62 को लिखेंगे 66/62, दोनों पोजीशन का डेसिमल पॉइंट निकाल दो। तो इसको लिखेंगे 66/62, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये होगा 33/31, 31 को 3.1 से डिवाइड करो तो ये होगा 0.1, दिस डिवीजन इज 0.1, 0.1 into 33 is 3.3 डिग्री। तो डेल्टा वी मिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर इज 3.3 डिग्री। नाउ वी कैन कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन जिसको हमने डेल्टा सिंबल से डिनोट किया है, ये होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा वी 3.3, डेल्टा आर 3.1, तो 3.3 माइनस 3.1 0.2 डिग्री। तो एंगुलर डिस्पर्शन इस केस में 0.2 डिग्री आएगा। सेकंड पार्ट में डिस्पर्सिव पावर पूछा है, डिस्पर्सिव पावर का सिंबल ओमेगा होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 माइनस 1। एक्चुअली यहाँ पे म्यू वाई होता है ना, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ येलो कलर होता है, पर हमको रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ येलो कलर नहीं दिया है, तो मैंने म्यू वाई को लिखा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 एंड माइनस 1। So this is formula for dispersive power. Now put the values 1.66 minus 1.62 upon 1.66 plus 1.62 upon 2 minus 1. So this is 0.04. ये हो गया average 1.64 and minus 1. So this is 0.04.
upon 0.64, that is same as 4 by 64, that is same as 1 by 16, and 1 upon 16 का वैल्यू आएगा 0.0625. तो डिस्पर्सिव पावर का वैल्यू 0.0625 आएगा. डिस्पर्सिव पावर इज अ प्योर रेशो, उसका यूनिट नहीं होता है. तो हमने एंगुलर डिस्पर्शन को भी कैलकुलेट किया और हमने डिस्पर्सिव पावर को भी कैलकुलेट किया. तो दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. लेट अस रीड द क्वेश्चन. Refractive index of a flint glass varies from 1.60 to 1.66 for the visible range. Radii of curvature of a thin convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Calculate the chromatic aberration between extreme colors. तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा है क्रोमैटिक एबेरेशन. टू बी स्पेसिफिक हमको पूछा है लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबेरेशन. ओके, एंड हमको पता है व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबेरेशन. व्हाइट लाइट जब भी लेंस में से पास होगा, वी नो दैट लेंस इज मेड अप ऑफ प्रिज्म्स. तो ड्यू टू प्रिज्म एक्शन ऑफ अ लेंस, व्हाइट लाइट गेट्स स्प्लिट अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स and violet color converts at one point, that is called focus of violet light. Red color will focus at different point, that is focus of red light, and all the remaining colors will have a focus between FV and FR. Distance of FV, focus of violet color, from the center of a lens is focal length for violet light, and distance of FR from the center of a lens is FR, that is focal length of a lens for red color. Then डिस्टेंस बिटवीन FV एंड FR, इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबेरेशन. और ये डिस्टेंस कितना होगा? FR माइनस FV. ये हमने थियरी में डिस्कस किया था. तो हमको पूछा है क्रोमैटिक एबेरेशन का, हमको FR माइनस FV पूछा है. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज 1.60, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज 1.6. बिकॉज़ हमको रेंज दिया था ना 1.60 टू 1.66. तो इसमें जो 1.60 था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड था, और जो हाईएस्ट वैल्यू था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट था. हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया था, बट अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो सरफेस 1 देखो, ये है सरफेस 1. तो सरफेस 1 का स्फीयर यहां फॉर्म होगा. लेंस का जो सरफेस 1 है उसका स्फीयर यहां पे फॉर्म होगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा. तो एज पर साइन कन्वेंशन R1 इज पॉजिटिव. और ये जो सरफेस 2 है, ये सरफेस 2 का स्फीयर यहां पे फॉर्म होगा, तो सरफेस 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन द लेफ्ट साइड, देयरफॉर इट इज नेगेटिव. साइन कन्वेंशन, तो R1 इज प्लस 10 सेंटीमीटर, R2 इज माइनस 15 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. वी वांट टू फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबेरेशन. इसको हम लोग कॉल करेंगे LCA, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एबेरेशन, LCA. और ये क्या होगा? FR माइनस FV. बट उसके लिए हमको दोनों कलर के फोकल लेंथ फाइंड करने पड़ेंगे, और फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए वी अप्लाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो फॉर द रेड कलर 1/fr इक्वल्स टू म्यू r माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2. ये प्लस कैसे हो गया? साइन कन्वेंशन अप्लाई किया. R2 is negative, तो if R2 is negative, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, है ना? R2 नेगेटिव है ना, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो 1/fr इक्वल्स टू म्यू r कितना था बच्चों? 1.60. तो म्यू r इज 1.60 माइनस 1/10 प्लस 1/15. अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा बिकॉज नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है. तो 1/10 प्लस 1/15, टेक इन द एलसीएम, दिस इज 0.6 और ये होगा 6 प्लस 4/60. तो आपका FR का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर कितना आया? 10 सेंटीमीटर. नाउ डू द सिमिलर कैलकुलेशन फॉर वायलेट लाइट. अभी ऐसा सिमिलर कैलकुलेशन वायलेट कलर क्या करेंगे? तो 1/FV इज इक्वल टू म्यू v माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2. म्यू v कितना है? 1.66. तो म्यू v का वैल्यू 1.66 माइनस 1.
और ये तो सेम ही रहेगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं। तो ये कितना था अपना 10/60 है ना, ये तो सेम ही रहेगा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, यू विल अंडरस्टैंड। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना एफ भी आ गया 1/0.11, दैट इज 100/11 सेंटीमीटर। तो focal length of violet color is 100/11 centimeter and focal length of red color is 10 centimeter. Now we'll find out longitudinal chromatic aberration which is FR minus FA. तो LCA का मतलब longitudinal chromatic aberration which is FR minus FV. FR कितना है 10 centimeter, FV कितना है 100/11. तो this will be 110 minus 100/11 which is 10/11 centimeter. तो longitudinal chromatic aberration is 10/11 सेंटीमीटर। अगर मैंने 10 को 11 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ सकता है 0.91 सेंटीमीटर। तो सेम वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.91 सेंटीमीटर। तो दिस इज longitudinal chromatic aberration फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स। और ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Let us now solve numerical number 12. Question number 3 का numerical number 12. Let us first read the question and then we'll try to solve this question. Question number 12. A person uses spectacles of number 2 for reading. Determine the range of magnifying power or angular magnification possible. It is a concavo-convex lens of n equals to 1.5 having curvature of one of its surfaces to be 10 centimeter. Estimate radius of curvature of the other surface. चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। A person uses spectacles of power 2 for reading, का मतलब ये रीडिंग ग्लास है एंड रीडिंग ग्लास इज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन में हमको सिंपल माइक्रोस्कोप दिया है बिकॉज रीडिंग ग्लास इज सिंपल माइक्रोस्कोप और उसका पावर दिया है 2 का मतलब 2 डायोप्टर है ना। चश्मे का नंबर, स्पेक्टेकल का नंबर उसका पावर होता है, तो नंबर 2 दिया है, उस स्पेक्टेकल का नंबर 2 है, मतलब उसका पावर 2 डायोप्टर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस 10 सेंटीमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 0.1 मीटर। एंड कैपिटल टी जो होता है नियर पॉइंट, आल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम लोग कितना लेते हैं 25 सेंटीमीटर। कैपिटल टी नियर पॉइंट, आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर में कितना होगा 0.25 मीटर। हमको मैग्नीफाइंग पावर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है D/F, बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, तो 1/F जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसको मैंने P लिख दिया, वेयर P इज पावर जो हमको दिया है 2 डायोप्टर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज D इंटू P। D कितना दिया है, हाँ D कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, दैट इज 0.25 मीटर एंड पावर इज 2, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 2 दैट इज 0.5। तो हमको जो इंस्ट्रूमेंट दिया है रीडिंग ग्लास आल्सो कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 0.5 होगा एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 1 + D/F। ये भी हमने थ्योरी में डिराइव किया था। वापस 1/F होगा पावर, तो दिस इज 1 + dP बिकॉज 1/F इज पावर एंड D इंटू P कितना था 0.5, तो D इंटू P 0.5 प्लस 1 करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज 1.5। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर का रेंज क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट लाइज बिटवीन 0.5 to 1.5, ये उसका रेंज हो गया। मिनिमम वैल्यू 0.5, मैक्सिमम कितना होगा 1.5।
तो ये जो स्पेक्टेकल ग्लास दिया है हमको, उसका मैग्निफिकेशन का रेंज होगा 0.5 to 1.5। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि अगर ये स्पेक्टेकल ग्लास कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो मतलब R1 इज गिवन, R2 पूछा है, तो उसके हम लोग अप्लाई करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f equals to mu minus 1/R1 minus 1/R2। Now since it is a concave convex lens, by sign convention R1 be positive, R2 be positive। concave convex lens के लिए R1 R2 दोनों पॉजिटिव होते हैं as per the sign conventions। and reciprocal of focal length को लिखो पावर, तो दिस इज 1/f, जिसको मैंने p लिखा mu minus 1/R1 minus 1/R2 दोनों पॉजिटिव है। Therefore 1/R1 minus 1/R2 will be p upon mu minus 1। इसको यहां पे डिवाइड कर दो एंड देन पुट द वैल्यूज। पावर कितना दिया है 2 डायोप्टर, म्यू कितना है 1.5, तो 1.5 minus 1 ये हो गया 0.5, तो 2/0.5। बट हमको तो R2 फाइंड करना है, तो 1/R2 का वैल्यू होगा 1/R1 माइनस ऑफ 2/0.5, है ना। इसको मैंने अरेंज किया, तो 1/R1 माइनस ऑफ 2/0.5। फिर R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। R1 कितना है 0.5 मीटर, तो R1 कितना है 0.1 मीटर, तो दिस इज 1/0.1 माइनस ऑफ 2/0.5 विच इज 20/5। इसका पॉइंट निकाल के 10 ऊपर लिया, तो दिस इज 10 एंड दिस इज 4, 10 minus 4 is 6। बट ये हो गया 1/R2, हमको चाहिए R2, तो R2 कितना हो गया रेसिप्रोकल ऑफ 6, दैट इज 1/6 मीटर। तो ये हो गया आंसर 1/6 मीटर। अगर उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो R2 will be 100/6 सेंटीमीटर। 100/6 is 50/3 and 50/3 is 16.67 सेंटीमीटर। तो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 50/3 सेंटीमीटर होगा या 16.67 सेंटीमीटर होगा। तो दिस इज सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फोकल पावर ऑफ अ आई लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 6 diopter। The microscope is to be used for maximum magnifying power, also called angular magnification, of 12.5. The packing instructions demand that length of the microscope should be 25 centimeter. Determine minimum focal power of the objective lens. How much will be its radius of curvature if it is a biconvex? In fact, it should be equiconvex lens of n equals to 1.5. So this is the question number 13। चलो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होने वाला है और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल है, तो नॉर्मली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल लेंथी होते हैं। ये मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है। दिस इज नॉट द एक्चुअल रे डायग्राम, दिस इज अ रफ स्केच जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। तो इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी हैव 2 lenses, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। आईपीस को यहां पे आई लेंस बोला गया है, तो O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, E स्टैंड्स फॉर आईपीस। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया A1B1 जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने फॉर्म किया। फिर A1B1 बनेगा ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, तो फिर ये जो आई लेंस होगा इस A1B1 का फाइनल इमेज फॉर्म करेगा A2B2, तो A2B2 इज द फाइनल इमेज। तो ये मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया। AB का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इज UO, A1B1 का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इज VO, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। A1B1 का डिस्टेंस IP से होगा UE एंड फाइनल इमेज A2B2 का डिस्टेंस IP से होगा VE, E stands for eyepiece, O stands for objective. Length of the microscope tube होता है distal between objective lens and eyepiece, तो length of the microscope tube हो गया VO plus UE। तो ये कुछ कॉमन से सिंबल्स है, कॉमन से नोटेशन है जो हमने थियरी में भी पढ़े थे।
अभी यहां हमको डेटा क्या दिया है, फोकल पावर ऑफ आई लेंस दिया है. पावर ऑफ द आई लेंस इज 6 diopter. मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 12.5. लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का मतलब VO प्लस UE 25 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5. ओके, अभी हमको क्या पूछा है, फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. आईपीस लेंस का फोकल पावर दिया 6 diopter. फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा है. ओके, तो उसके लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे आईपीस का. आईपीस का मतलब आई लेंस. तो सबसे पहले हम लोग आई लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करेंगे. बिकॉज पावर इज गिवन टू यू, वी कैन फाइंड फोकल लेंथ. तो पावर ऑफ आईपीस, पीई, ई का मतलब आईपीस. तो पावर ऑफ आईपीस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ये दिया है 6, तो उसका हो जाएगा 6 मीटर इनवर्स, है ना. डायोप्टर का मतलब मीटर इनवर्स होता है. एंड इसको अगर सेंटीमीटर इनवर्स में करना होगा तो डिवाइड बाय 100 करो, तो 0.06 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया. तो ये तो मुझे मिला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए इमेज कहां पे फॉर्म होना चाहिए, एट कैपिटल डी. बिकॉज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट नियर पॉइंट, दैट इज कैपिटल डी, मैग्नीफाइंग पावर इज मैक्सिमम. तो फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होगा ना VE, ये होगा D. बट बाय साइन कन्वेंशन VE हैज टू बी नेगेटिव, बिकॉज ये डिस्टेंस आईपीस के लिए है और आईपीस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव. तो VE होगा -D, बट D कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो VE हो गया माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो अभी देखो मेरे पास FE का वैल्यू आ गया, मेरे पास VE का वैल्यू आ गया. नाउ आई कैन फाइंड UE. तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे UE. तो VE का वैल्यू अगर -25 है तो 1/V हो गया माइनस ऑफ 0.04. देन वी अप्लाई लेंस इक्वेशन फॉर द आईपीस लेंस. तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE. तो 1/UE होगा 1/VE माइनस 1/FE. एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो अगर हम लोग इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा 1/VE कितना है, माइनस ऑफ 0.04. FE कितना था 0.06, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो दिस इज माइनस ऑफ 0.1, बट ये 1/UE आ गया, तो UE होगा इसका रेसिप्रोकल. तो दैट इज माइनस ऑफ 1/0.1, दैट इज माइनस 10 सेंटीमीटर. तो हमको UE का वैल्यू मिल गया. UE का वैल्यू कितना आया, माइनस 10 सेंटीमीटर. एंड UE देखो निगेटिव आ गया, एंड UE हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज UE आल्सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आईपीस है. तो जैसे VE नेगेटिव वैसे UE भी तो नेगेटिव होगा. नाउ लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज VO प्लस UE. बट UE का मैग्नीट्यूड, बिकॉज UE तो नेगेटिव आता है, UE नेगेटिव होगा, बट ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव है ना, VO प्लस UE. तो हम लोग UE का लेंगे मैग्नीट्यूड. तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ UE. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. तो VO will be equal to length minus magnitude of UE. Why do we consider magnitude? Because ये डिस्टेंस तो निगेटिव पॉसिबल नहीं होगा ना. ये डिस्टेंस कितना होगा, VO प्लस UE होगा. बट UE निगेटिव है, हमको उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे. तो फिर VO का वैल्यू आपका आएगा 15 सेंटीमीटर. VO का वैल्यू आएगा आपका 15 सेंटीमीटर, बट ये आ गया प्लस. तो VO आएगा प्लस और VO पॉजिटिव आना ही है ना, बिकॉज ये हो गया ऑब्जेक्टिव के राइट साइड पे. ओके, अब हमको VO मिल गया. VO मिलने के बाद लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला VO अपॉन U 1 प्लस D अपॉन AP होता है. दिस इज अ थ्योरेटिकल फॉर्मूला, ये हमने थ्योरी में डिराइव किया था. तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE. बट 1 अपॉन FE को लिखा पावर, तो दिस इज पावर ऑफ आईपीस जो हमको दिया है. तो VO अपॉन UO विल बी M max अपॉन 1 प्लस D इंटू PE. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. तो MX कितना है 12.5. 1 प्लस D कितना होता है 0.25 मीटर में लिया इसको, 0.25 मीटर. और पावर ऑफ आईपीस 6 डायोप्टर. इसको सॉल्व करने के बाद अपना UO का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर. UO का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर.
बट इसमें अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो UO हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे है, तो विथ साइन कन्वेंशन दिस हैज टू बी माइनस। अभी UO मिलने के बाद हमारा फाइनल कैलिब्रेशन शुरू होगा। अभी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप अप्लाई करो जनरल फॉर्मूला, तो 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। नाउ 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। VO कितना था 15 सेंटीमीटर, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। UO कितना आ गया -3 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑफ माइनस हो गया बच्चों प्लस, तो अपना 1/FO आएगा 6/15 दैट इज 2/5 सेंटीमीटर इनवर्स। पर अगर मुझे पावर चाहिए डायोप्टर में तो फोकल लेंथ देना पड़ेगा मीटर में, और 1/FO बन गया पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हमको पूछा है, तो इसको लिखा मैंने फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ये हो जाएगा 200/5 पर मीटर एंड पर मीटर इज डायोप्टर, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 40 डायोप्टर। तो फोकल पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 40 डायोप्टर। ये तो क्या बच्चों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का भी एक और पार्ट बाकी है, तो ये न्यूमेरिकल कोई ज्यादा ही लेंथी हो गया है, ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन में तो बोला है बाय कॉन्वेक्स, लेकिन वहां पे मिस्टेक है, इट हैज टू बी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगे। तो सेकंड पार्ट सेज इफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। पर यहां पे R1 R2 दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन R1 होगा प्लस R पॉजिटिव होगा और R2 होगा माइनस R। ये तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन हमको पता है, तो ये कन्वेंशन यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/FO इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/R प्लस 1/R, बिकॉज ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 1/R प्लस 1/R इज 2/R। इसके बाद देखेंगे वैल्यूज को, तो 1/F को देखो हमारा आ चुका है इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो पार्ट 1 में 1/FO अपना 2/5 आया था, वो मैंने यहां पे यूज किया देखो, तो 1/FO इज 2/5, ये मैंने यहां पे यूज किया। म्यू कितना था बच्चों, न्यूमेरिकल में दिया ना म्यू 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 2/R। 1.5 माइनस 1 इज 0.5 एंड 0.5 इंटू 2 इज 1। 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 इंटू 2 इज 1, तो ये हो गया 1/R। तो 1/R हो गया 2/5, देखो R हो गया 5/2, 5/2 इज 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया बच्चों कंप्लीट सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 30।